अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक बुक स्टार्ट की हुई है और बुक का नाम है जी सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। एंड ये आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाती है। इनफैक्ट आपकी जो लाइफ को ये रीशेप कर देगी जी। और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे जी वो डेफिनेटली अनमार्केबल होंगे इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं जी इसके जिस तरह आपको फर्स्ट डे से बताया गया है कि इसमें हमने चैप्टर्स के अंदर जो डिवीजन है अ, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सीख रहे हैं। सो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो जी द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग था। आज हम नेक्स्ट जो है ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम चैप्टर में जो डिविजन्स के अकॉर्डिंग इसको रीड कर रहे हैं जी। मैं आपके साथ बुक ओपन कर रहा हूँ। जी, जो हमारा आज का है अ रेस ऑफ कुक्स। बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जो पिछले अगर आप ये वीडियो अभी से इसी वीडियो से देखना शुरू की है तो इसके लिए इसको समझने के लिए आपको चाहिए कि जो इससे पीछे दो वीडियोस मैंने बनाई हैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2, वो भी आप लाजमी देखें। ये बेसिकली हमारी सैपियन सीरीज की एपिसोड 3 है ये वाली। ये है जी डेफिनेटली बेटा, रेस ऑफ कुक्स क्या है। मैं आपको एक कहानी के तौर पे सुनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। इसमें जो राइटर है जी वो ये हमें बताता है कि तकरीबन 8 लाख साल पहले इंसानों ने ह्यूमंस ने जो आग का फायर का इस्तेमाल सीख लिया था। और उसके बाद जी तकरीबन 3 लाख साल पहले यानी कि सेपियंस के आने से पहले ही जो ह्यूमंस थे वो जो हमारे फोर फादर्स थे जो सेपियंस के यानी कि हम सेपियंस के जो फोर फादर्स थे वो फायर का यूज सीख चुके थे। अ, अब इसमें जी वो बहुत मजे की मिसाल देता है। कहता है कि अब इस ये जो फायर थी ना, इसने हमारी जो एवोल्यूशन थी उसमें एक बहुत की रोल प्ले किया है। वो किस तरह से जी फायर की मदद से सबसे पहले हम ट्रेवल करना शुरू हो गए। हमें उससे रात को रोशनी मिलती थी। हम बहुत सारे जो जानवर थे जो उस वक्त के फूड चेन में सबसे ऊपर थे, कार्निवर्स जो थे, उनसे हम बच जाते थे जी। फिर उसके बाद हम उसको लाइट के लिए यूज करते थे, खुद को गर्म रखने के लिए यूज करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज करते थे, उसको एज अ वेपन भी यूज करते थे। फर्दर राइटर हमें ये बताता है कि जो फायर थी जी उसमें उसने एक और रोल प्ले किया और वो ये था कि हम पका के खाना, जो इंसान थे, जो उस वक्त के इंसान थे जो होमो थे, वो खाना पका के खाना शुरू हो गए जी। और उसमें डेफिनेटली जो चीज़ें थी उसमें फायर की वजह से उनको ये बेनिफिट्स मिले कि खाने के अंदर जो पैरासाइट्स, जो इंसेक्ट्स होते थे, जो बैक्टीरियाज होते थे वो किल हो जाते थे, और जिससे उनको जी एक नरिश फूड मिलता था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ब्रेन के साइज के साथ साथ जब आप कच्चा खाना खाते थे तो आपकी जो इंटेस्टाइन थी वो काफ़ी बड़ी थी। लेकिन जैसे ही इंसान पका हुआ खाना खाना शुरू हो गया तो वो उसकी जो इंटेस्टाइन इवॉल्व हुई और वो छोटी होगी। और अगर आज के दौर में हमारा ब्रेन जितना बड़ा है उतनी ही हमारी इंटेस्टाइन होती तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट करना पड़ती इन दोनों के लिए। फर्दर जिस तरह अगर हम आज की इंसान को चिंपैंजी के मुकाबले में अगर देखें तो एक दिन में जो चिंपैंजी है वो 5 घंटे स्पेंड करता है जो उसने रॉ फूड खाया होता है उसको चबाने में जी। अक्सर आप देखते हैं, आपने अगर भैंसे हैं, गायें हैं, ठीक है, तो वो गाली करते हैं, वो जी चिपाते हैं, च्यूइंग करते हैं। तो क्योंकि वो जो खाना होता है वो पका हुआ नहीं होता, लेकिन जो ह्यूमन था अ, उसके लिए ये चीज इजी हो गई थी बिकॉज अब वो पका के खाना खाना शुरू हो गया था। फर्दर जी जो और एडवांटेजेस थे इसके, बिकॉज ये जो फायर का यूज था इसने एक गल्फ क्रिएट कर दी थी इंसान में और दूसरे जो एनिमल्स थे उनके बिटवीन। अब इंसान क्या कर सकता था इसकी मदद से, वो जी अपने आप को प्रोटेक्ट रखता था।
अब ये एक नेचुरल वेपन है जो फायर है जी। और इसी तरह से दूसरे स्पीशीज हैं, इस तरह यहाँ पे वो एक मिसाल देता है कि अगर हम ईगल्स को देखें तो ईगल्स जो हैं वो थर्मल कॉलम्स को जब वो राइज होते हैं जमीन से, जो मैग्नेटिक जो गर्म हवा है जी उसकी फॉर्म में, तो ईगल्स उसको डिटेक्ट कर लेता है और वो फिर अपने परों को जी फैलाता है, अपनी जाइंट परों को फैलाता है जी, विंग्स को, और उस हवा को ऊपर जाने देता है और जिससे वो खुद भी ऊपर जाता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी क्या थी कि वो ये नहीं डिटेक्ट कर सकता था कि वो जो थर्मल कॉलम्स हैं वो कहाँ से इमिट होंगे, और उनकी स्ट्रेंथ को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता था। बट ह्यूमंस ने जो एक नेचुरल वेपन थी फायर, उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया था। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आज एक फायर, एक जो अ, जी फ्लेम है, इग्नाइट कर सकते हैं डेफिनेटली पूरे के पूरे जंगल को वो जला के राख कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमंस थे उन्होंने जब फायर को डोमेस्टिसाइज किया तो उस उनकी जो एवोल्यूशन थी वो बहुत तेजी से होना शुरू हो गई जी। और नेक्स्ट चैप्टर में ये है आवर ब्रदर्स कीपर्स। इसमें राइटर हमें ये बताता है कि डेफिनेटली दूसरे और भी बहुत सारे स्पीशीज थी ह्यूमंस की जो हमारे साथ ही रहती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्सटिंक्ट हो गई। हमारी स्पीशीज जो है जी वो है सैपियंस, वॉइस। और होमो जो है, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, होमो जो है वो हमारा जीनस है। और डेफिनेटली जो इंसान थे वो जी इंडोनेशिया में, फिर इब्राहिम इबेरियन पेनिसुला में वो रहते थे जी। और तकरीबन जो सेपियन आया है वो 1,50,000 साल पहले सेपियन ईस्ट अफ्रीका में आबाद होना शुरू हुआ, वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। और फिर उसके बाद उसने मूव करना शुरू किया टूवर्ड्स अदर एरियाज जहाँ पे और स्पीशीज भी रहती थी। फॉर एग्जाम्पल वो मिडल ईस्ट गया, यूरोप गया, इस तरह से जी। और डेफिनेटली जो सेपियंस थे वो फैले, वो अरेबियन पेनिसुला में गए, वो जी यूरेशिया में गए, यानी कि इन तमाम प्लेसेस के ऊपर वो फैलना शुरू हो गए। अब जो दूसरी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन है उसके मुतल्लिक उसके अबाउट जी बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं, जिनमें से एक दो थ्योरीज का वो जिक्र भी करता है राइटर हमारे साथ यहाँ पे। जिसमें एक है जी इंटरब्रीडिंग थ्योरी। इंटरब्रीडिंग थ्योरी हमें ये बताती है कि हो सकता है कि सैपियंस जब अपनी एरिया से निकले और दूसरे इंसानों के साथ गए जहाँ पे दूसरी स्पीशीज रहती थी, तो वहां पे उन्होंने इंटरब्रीड किया, उनके साथ सेक्स किया, और उनकी जनरेशंस टू जनरेशन सेक्स करते आए, जिसकी वजह से आज उनका जो डीएनए था वो एक्सटिंक्ट हो गया, उनके जो जीन्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, और सैपियंस की जो जीन्स थे उन्होंने म्यूटेट किया और उनके जीन्स को ओवरकम कर लिया। एक तो ये थ्योरी है। और दूसरी एक और थ्योरी है जी जो कि है रिप्लेसमेंट की थ्योरी। रिप्लेसमेंट की थ्योरी में सिंपल सी बात जो हमें बताई जाती है राइटर की तरफ से, वो कहते हैं जी कि रिप्लेसमेंट में ये हो सकता है क्योंकि सैपियंस जो थे वो बहुत अच्छे स्किल्स हंटर थे, और डेफिनेटली उन्होंने जी वहां पे जाके जेनोसाइड किया, उन लोगों को मार दिया, बिकॉज वहां के जो दूसरी स्पीशीज थी, जिस तरह नियंदरथल्स थे, इरेक्टस थे, तो उनकी जो दूसरी स्पीशीज थी जी उनकी ओडोर डिफरेंट थी, उनका सेक्स करने का जो एक वे था वो डिफरेंट था, जिस वजह से इन्होंने उनके साथ सेक्स नहीं किया बल्कि उनको जी कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। फर्दर राइटर अब इन दोनों थ्योरीज के ऊपर बात करता है और इन दोनों व्यूज को देखता है कि ये कैसे और किस तरह हम इनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तकरीबन जी ऑलमोस्ट पिछले 70 ईयर्स, 70 साल पहले से अगर ये सब चीजें थी, तो फिर हम सब सेपियंस होते। ये ना होता कि कोई इरेक्टस है, कोई होमोफ्लोर्स है, कोई डेनिसोआ है, कोई सोलेंसिस है, इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह से हुआ होता तो अब ये जो एवोल्यूशनरी पार्ट है, यानी कि ये जो डिबेट है इन थ्योरीज की, तो राइटर इसके ऊपर बात करता है। वो कहता है जी कि ये जो पिछले 70,000 साल का एक शॉर्ट इंटरवल है, इसमें अगर अब हम रिप्लेसमेंट थ्योरी को करेक्ट मान के चलें तो फिर जो हमारी जेनेटिक और रेशियल डिस्टिंक्शंस हैं वो निग्लेक्ट क्यों नहीं हुई। और फर्दर राइटर कहता है कि अगर हम इंटरब्रीडिंग थ्योरी को राइट मानते हैं
इंटरब्रीडिंग थ्योरी को राइट मानते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारे डीएनए में बहुत ज्यादा दूसरी स्पीशीज का भी जो एक डीएनए है वो पाया जाना चाहिए था। तो रिसेंटली जी राइटर हमें बताता है कि 2010 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उसमें तकरीबन, यानी कि जो हम सेपियंस है उसमें 4% तक, यानी कि 1 to 4% तक उसमें जो डीएनए है वो है जी नियंदरथल्स का। और फिर इसी तरह से जो डेनिसोवा थे उनके अंदर जी तकरीबन 3 to 5% तक जो डीएनए है वो है जी इरेक्टस का या नियंदरथल्स का जी। मीनिंग सॉरी 6% जो यूनिक ह्यूमन है उसमें जो डीएनए है वो है जी डेनिसोवा का। और फर्दर राइटर हमें इसमें ही ये बताता है जी कि अगर हम इस तरह से माने कि जो इंटरब्रीडिंग थ्योरी थी, क्योंकि इंटरब्रीडिंग थ्योरी तो किसी हद तक हमें एविडेंस मिलता है उसका कि वो ठीक है, जैसा रिसेंटली जो 2010 में एक रिसर्च पब्लिश हुई। और उसके बाद अगर हम जो रिप्लेसमेंट थ्योरी को सच मान लें, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी इस तरह की एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो राइटर आगे हमें ये बताता है कि ये जो स्पीशीज थी, जो अदर स्पीशीज थी ह्यूमंस की, वो ना तो इस तरह से थी जिस तरह से हमने स्टार्ट में बात की थी कि डेफिनेटली उनका जो जीनस था वो सेम था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसा कि आज के दौर में एक हॉर्स है और एक डोंकी है जो कि डिफरेंट स्पीशी है। वो आपस में सेक्स नहीं करते, अगर वो करते भी हैं इंड्यूस्ड करके तो वो एक म्यूल यानी कि अस्ट्राइल बच्चा पैदा करते हैं जी, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो आगे अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। फर्दर वो कहते हैं ना ही वो ऐसी स्पीशी थी जिस तरह से एक बुल डॉग या स्पेनियल डॉग, ये भी हमने पिछली वीडियोस में बात की थी। वो कहते हैं कि वो इस तरह की स्पीशी भी नहीं थी, लेकिन वो इस तरह वो डिफरेंट स्पीशीज जरूर थी, बट दे कैन प्रोड्यूस्ड अ फर्टाइल, यानी कि वो एक फर्टाइल बेबी प्रोड्यूस कर सकते थे, यानी कि वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते थे जी। इसके बाद जी ये बताया जाता है कि इट सीम्स दैट अबाउट 50,000 years ago sapiens neanderthals and denisova, यानी कि फर्दर राइटर जो हमें ये बताता है कि ये एक इमेज दिखाई गई है और ये एक इमेज जो है ये बेटा नियंदरथल्स के एक चाइल्ड की इमेज दिखाई गई है। फर्दर जो कुछ हमें एविडेंसेस के थ्रू, जो हमें जी आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, जो साइंस के थ्रू हमें मिलता है वो ये है कि हमारे पास एक रिसेंटली एक बॉडी मिली थी जी एक ऐसे बच्चे की जो नियंडरथल्स का था, बट वो अपाहिज था। तो वो कहता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, अभी हमारे पास सभी थ्योरीज हैं, कोई भी जी कोई वो कंफर्म बात नहीं है जिसपे हम ये बात कर सके कि यस जो ये वाली थ्योरी है ये 100% करेक्ट है। फर्दर डेफिनेटली जो होमोसेपियंस थे वो वो ज्यादा स्किलफुल थे, उनको पता था किस तरह से उन्होंने रिसोर्सेज को लेके चलना है। वो कहते हैं जी कि हो सकता है उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी हो कि जो बाकी स्पीशीज थी उनके खाने के लिए कुछ ना बचा हो और वो एक्सटिंक्ट हो गया। बट ये भी जस्ट एक थ्योरी है। एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें राइटर बात करता है कि क्योंकि होमोसेपियंस जो है, यानी कि जो सेपियंस हैं स्पेशली, उनकी नेचर में नहीं है कि वो टॉलरेंस दिखाएं। आज भी आप देख रहे हैं राइटर बताता है कि अगर आपने कहीं पे भी वायलेंस शुरू करवाना हो तो आप एथनिसिटी को हवा देते हैं, आप वहां पे रिलीजन के ऊपर बात करें। तो इस तरह से सेपियंस टॉलरेंट, यानी कि वो इस चीज को टॉलरेंस नहीं शो करते वहां पे, बल्कि वहां पे वायलेंट हो जाती हैं। तो ये जो सेपियंस की नेचर है उनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो वो कहता है कि हो सकता है कि इसी तरह से भी हुआ हो कि वहां पे एक जेनोसाइड भी किया गया हो, बट अभी तक इसके हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है। फर्दर इस चैप्टर को जी जो राइटर है वो एंड करता है, वो इसमें हमें ये बताता है कि जो हमारे सोलेंसिस थे, होमोसोलेंसिस, वो तकरीबन 50,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। और जो जी डेनिसोवा था वो उससे कुछ देर बाद एक्सटिंक्ट हुआ था। फिर जो नियंदरथल्स थे वो तकरीबन 30,000 years अगो वो जी एक्सटिंक्ट हुए थे। और जो होमोफ्लोर्स थे जिसको डवार्फ बौने भी बोला जाता है, वो वेनिस्ड हुए थे तकरीबन 12,000 साल पहले वो वेनिस्ड हुए थे। और फर्दर इस चैप्टर को
जब राइटर एंड करता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ता है, और वो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका आंसर करेंगे, जैसा कि होमो सेपियंस की जो सक्सेस क्या थी कि वो आज भी अपने आप को या इस इकोसिस्टम को मैनेज कर पाए, और इसमें डेफिनेटली उन्होंने कमाल कर दिखाया। सो बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, और फर्स्ट चैप्टर में हमने डेफिनेटली इसको चैप्टर के अंदर जो डिविजन्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको समझने की कोशिश की है। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट हम वीडियो में जो एपिसोड हमारी 4 होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे जी, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसको शेयर करें ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी इससे फायदा उठा सके। और मोस्टली जिन लोगों को नहीं पता कि वेयर वी कम फ्रॉम, तो वो भी इस बात को जान सके कि हम कहाँ से आए और कैसे आए जी। थैंक यू सो मच।